हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार ही हम लोगों की आंसर राइटिंग प्री इनिशिएटिव चल रहा है पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर। और अभी तक टोटल लेक्चर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं सो ऑलरेडी 4 से 5 क्लासेस हम लोगों की जो है प्री आंसर राइटिंग पर कंप्लीट हो चुकी हैं। फंडामेंटल राइट टॉपिक इज गोइंग ऑन एंड बेसिकली इन लास्ट क्लास आल्सो वी हैव completed answer writing regarding Article 13 in detail, where I emphasize on Shankari Prasad case, right? In Shankari Prasad case, we have seen कि ordinary law cannot कर fundamental right, but Constitutional Amendment Act can easily कर fundamental right. And सज्जन सिंह केस was also there, और सज्जन सिंह केस में हमने देखा था किस तरीके से जस्टिस मुदुलकर का ओपिनियन था कि पार्लियामेंट के फेवर में तो जजमेंट दे दिया था, मतलब जो भी था जजमेंट तो हो गया था पार्लियामेंट के फेवर में, बट कहीं ना कहीं जस्टिस मुदुलकर ने एक शेडो कास्ट की थी अनलिमिटेड पावर पे। गवर्नमेंट का जो अनलिमिटेड पावर है उस पर एक शेडो कास्ट की थी। एंड देन इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट बोथ ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ कैन नॉट इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। सो वो पूरा हमारा डिस्कशन था, आंसर राइटिंग पूरा उस पर मैंने देखा, लेक्चर भी कंप्लीट किया था। और हम लोगों का काम यही है बस कि भाई हम पॉलिटी की थ्योरी भी पढ़ते जाएं और साथ में आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते जाएं। पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 35 से 40 क्लासेस में पूरी आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट लेक्चर के साथ 35 से 40 लेक्चर के साथ और साथ में हम एक आंसर राइटिंग जो है एक क्वेश्चन और आंसर राइटिंग ये डेली मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग में जो फियर है वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो आंसर राइटिंग भी हम करते जा रहे हैं साथ साथ में, और पॉलिटी की थ्योरी भी हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। टोटल 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 लेक्चर पॉलिटी के कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग महाकाल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि महाकाल आईएएस की बहुत छोटी सी फैमिली है। अभी सिर्फ और सिर्फ 264 सब्सक्राइबर हम लोगों के पास है। उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो आज का जो एजेंडा है सेशन का उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल 14 डिस्कस अबाउट इन डिटेल में डिस्कस करना है कि आर्टिकल 14 से आकर हम समझते क्या हैं। तो आर्टिकल 14 के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को 40 से 50 मिनट का डिस्कशन ऑलरेडी दे दिया है, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस वीडियो में मैंने बताई है, महाकाल आईएएस यूट्यूब पर चैनल पर जाकर आप देखेंगे। अब इसका आंसर अगर मुझे लिखना है कि आर्टिकल 14 से हम क्या समझते हैं, तो देखो 3 बातें हैं। एक है इंट्रोडक्शन, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, एक हो गया बॉडी वाला पार्ट और एक हो गया कंक्लूजन वाला पार्ट। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन इतना स्केची होना चाहिए, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेशन हो उसका, कोई करंट अफेयर से लिंकेज हो, रिसेंट करंट अफेयर, राइट। कोई भी डेटा है आपके पास, कोई भी किसी ने कुछ बोला है, किसी का कोई कोट है, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इतने मल्टीपल तरीके से है किसी भी अच्छे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का होता है। बॉडी वाले पार्ट की मैं बात करूं तो बॉडी वाला पार्ट 100 to 120 वर्ड, यानी 100 से 120 वर्ड का रहता है आपका बॉडी वाला पार्ट। और फिर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन मैक्सिमम 1 से 2 लाइन का रहता है। और कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ना कि पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन का मतलब है कि कंक्लूजन जब एग्जाम में पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि हाँ अब पूरा जो आंसर है वो खत्म होने की ओर है। और पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगे कि भाई पॉजिटिव चीज़ें मेंशन की गई हैं, और ऐसा ना हो कि हम उसमें ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंक्लूजन में आप अगर फर्दर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, सो वो कंक्लूजन एक नेगेटिव साइड की ओर जाएगा और आपका जो पूरा आंसर है, टोटल आंसर है, वो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा एग्जामिनर को कि खत्म हो रहा है, राइट। तो कंक्लूजन हम ऐसा लिखेंगे कि पूरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो खत्म होने की ओर है, एंड होने की ओर। तो मैं आपको अब इस क्वेश्चन का बताता हूँ आंसर, इस तरीके से इंट्रोडक्शन, इस तरीके से बॉडी और किस तरीके से कंक्लूजन वाला पार्ट हो सकता है। सो क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 14 डिस्कस, यानी आर्टिकल 14 से आप क्या समझते हैं और इसे डिस्कस करना है।
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो मैं थोड़ा और अच्छा दिखे, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस में हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कंसेप्ट टेकन फ्रॉम ब्रिटिश और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कंसेप्ट कहां से लिया गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बता रहा हूं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कंसेप्ट टेकन फ्रॉम यूएसए। तो आप चाहे जितना आपने लिख दिया तो आपका हो गया एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, राइट। उसके बाद फिर आप नीचे लिख देंगे कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है, अभी आ गया हमारा बॉडी पार्ट। इतना मान लीजिए बॉडी पार्ट है, बता दिया मैंने। सो इतने पार्ट में बॉडी में वही 100 to 120 वर्ड्स मैंने आपको बताया कि 100 से 120 शब्दों में आप एक अच्छा सा बॉडी वाला पार्ट लिखेंगे। सो आप लिख देंगे इसमें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इस तरीके से, और फिर एरर निकाल के आप लोग बताएंगे कि भाई पहला पॉइंट जो इक्वालिटी बिफोर लॉ में बोला गया था वो ये बोला गया था, मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि किसी भी पर्सन के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, absence of special privilege in favor of any person, दूसरा आप लिखेंगे कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है। नो पर्सन इज अबव लॉ। तीसरी बात आप लिखेंगे कि एवरी पर्सन या ईच पर्सन इज इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, equal subjection of law pertinent to ordinary law of land। हर व्यक्ति जो है इक्वल सब्जेक्ट है उस लॉ से, पर्टिनेंट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। ये तीन प्रोविजन बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ के आपको लिखना है बॉडी वाले पार्ट में। फिर इसी तरीके से आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बता सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बॉक्स में पुट करके और पहला बता सकते हैं कि यूएसए से लिया गया है कंसेप्ट, यूएसए बोरोड फ्रॉम यूएसए, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में अगली चीज आप लिख सकते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अफर्मेटिव एक्शन, टॉक अबाउट अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर की बात करती है बेसिकली। मतलब जो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब यही है कि इनको अपलिफ्ट करना है, टू अपलिफ्ट डाउन ट्रोडन सेक्शन, टू अपलिफ्ट डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसमें मैंने बताया था आपको, मंडल कमीशन ने बोला था कि टू इक्वेट, वी कैन इक्वेट इक्वल, जो भी इक्वल लोग हैं उनको इक्वेट किया जा सकता है अमंग इक्वल, बट अगर हम अनइक्वल को इक्वेट करेंगे तो उसका मतलब परपेचुएट इनइक्वालिटी, आप इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहे हैं अगर आप अनइक्वल लोगों को इक्वेट कर रहे हैं। सो वी कैन इक्वेट इक्वल एंड प्रमोट इक्वालिटी, बट इफ वी इक्वेट अनइक्वल, अनइक्वल को अगर हम इक्वेट करेंगे सो दैट इज टू परपेचुएट इनइक्वालिटी। सो गुड जजमेंट भी आप चाहें मंडल कमीशन का व्यू लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप एविड आईसी का लिख देना कि एविड आईसी एक फिलोसोफर थे ब्रिटिश के, और उनका पहला क्या था कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। सेकंड, रूल ऑफ लॉ टू बी प्रिजर्व, मैं बस पॉइंट पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ये आपने नोट कर लेना, इक्वालिटी बिफोर लॉ के 3 पॉइंट्स हैं, अगर किसी को नोट करना है तो आप कर सकते हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के 3 पॉइंट्स ही नोट कर सकते हैं।
अब मैं बता रहा हूं आपको कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी एविडाइसी वाला बता रहा हूँ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बता चुका मैं, ये अमेरिका से लिया गया था। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई एविडाइसी का क्या कंसेप्ट था, है ना। तो इस तरीके से आप बॉडी वाला पार्ट चल रहा है हमारे एविडाइसी, इस तरीके से आप लिखेंगे और एविडाइसी से आप एरर निकाल के बता देंगे। पहला तो बोला था कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ये पहली बात थी, कोई पर्सन पनिश नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ टू बी प्रिजर्व। तीसरा बोल देंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी वैल्यू है, जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इसको लेटर और स्पिरिट में प्रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रिजर्व करना है। तो इस तरीके से एविडेंस का कंसेप्ट बता देंगे। सो बेसिकली पूरा आर्टिकल 14 में जो भी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात थी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात थी, वो सब हमने अच्छे से बता दिया। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को आप ऐसे करके बता सकते हैं कि एक्सेप्शन में क्या बता सकते हैं कि भाई आर्टिकल 361 में जो है इम्यूनिटी ग्रांट की गई है किसको, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को। प्रेसिडेंट गवर्नर अंडर आर्टिकल 361 इम्यूनिटी ग्रांटेड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम बाय डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी और व्हाइल अपहोल्डिंग द ऑफिस। सो किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ जो है इनिशिएट नहीं होगा, राइट। तो वो चीज़ बता देंगे। दूसरा मैंने आपको बताया गुरुग्राम का कि गुड़गांव गुरुग्राम का कि किस तरीके से वहाँ के कुछ एम्बेसडर थे फॉरेन के और वो सेक्सुअल हरासमेंट विद वुमेन के केस में जो इन्वॉल्व थे। सो उनको गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन तो ले नहीं सकती। सो गवर्नमेंट, क्योंकि उनको इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, राइट। जब भी कोई फॉरेन एम्बेसडर आते हैं तो वो राष्ट्रपति से मिलते हैं और अपना जो भी लेटर वगैरह सौंपते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आप देख सकते हैं। सो जब वो फॉरेन एम्बेसडर जो है सेक्सुअल हरासमेंट के केस में पाए गए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाथ जोड़ के भाई आप लोग छोड़ें इंडिया को, जितना जल्दी से जल्दी हो इंडिया छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन तो हम ले नहीं पा रहे, बट उनको बाहर जाने के लिए तो कह सकते हैं। सो वो बता देंगे आपकी जो भी फॉरेन एम्बेसडर है, एम्बेसडर एग्जाम्पल गुरुग्राम की इस तरीके। तो पूरा जो निचोड़ था आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है, प्रेसिडेंट गवर्नर वो वाला पॉइंट कवर किया, एम्बेसडर वाला कवर किया कि एक्सेप्शन है इक्वालिटी बीना कन्वेंशन के तहत एम्बेसडर वाला, और इस तरीके से आप पूरा बॉडी वाला पार्ट लिखेंगे। अब लास्ट पार्ट आ जाता है कि इस क्वेश्चन का में मुझे कंक्लूजन अगर लिखना है तो एक अच्छा कंक्लूजन मैं कैसे लिखूँ। तो कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन ऐसा आप लिखेंगे नहीं, सिंपल ऐसा लिखना कंक्लूजन में, कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालेंगे, कंक्लूजन में सिंपल लिखना कि आर्टिकल 14 प्रोविजन लीड टू, आर्टिकल 14 प्रोविजन लीड टू, कंक्लूजन बता रहा हूँ, लीड टू प्रिजर्व डेमोक्रेटिक वैल्यू सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऐसा बता सकते हैं कि जो एविडेंस साहब है, मार्कर जितने भी नए लाओ फिर सूख जाते हैं जल्दी से। तो एविडेंस का जो कंसेप्ट है, मार्कर नहीं था बट वो उसका कलर सूख गया तो एविडेंस का बता सकते हैं कि भाई एविडेंस कंसेप्ट प्रिजर्व लीड टू इन लेटर एंड स्पिरिट। रूल ऑफ लॉ विल बी प्रिजर्व, विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन करने के लिए। ये रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व होगा, जो एनआरकी है वो ऐसा आप बता सकते हैं सेकंड वे ऑफ इंट्रोडक्शन कि जो एनआरकी है वो सोसाइटी से मिलनेट हो जाएगी और सोसाइटी में इंटरनेशनल पीस की जो हम बात करते हैं, हार्मोनी की बात करते हैं, आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी वो सब प्रिजर्व हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से एक बेटर इंट्रोडक्शन, एक कैची इंट्रोडक्शन दी आप
के साथ बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों ही आप बता सकते हैं। तो पूरा आंसर राइटिंग 15 मिनट में मैंने पूरा आपको बताया कि आर्टिकल 14 के बारे में किस तरीके से आप इस क्वेश्चन के लिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, एक अच्छी सी बॉडी और एक अच्छा सा कंक्लूजन जो है आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब आपको लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये है आंसर राइटिंग का आप लोगों के लिए कि आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 15। डिस्कस इन डिटेल along with केस लॉ के साथ जो चंपा कम दोहराई केस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। सो कास्ट के बेसिस पर कोई भी रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट नहीं होगा। चंपा कम दोहराई केस इस बारे में बोलता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। और साथ में आप आर्टिकल जो भी प्रोविजन है जितने भी, चाहे वो 15 सब क्लॉज 1 हो, 15 सब क्लॉज 2 बाथिंग घाट वाला, रेस्टोरेंट वाला, टैंक वेल, वहाँ पर जो है किसी भी तरीके की किसी पर्सन के लिए एंट्री डिनाई नहीं कर सकते अगर स्टेट से पार्शियली फंडेड है या फुली फंडेड है, वो वाला प्रोविजन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्पेशल प्रोविजन वुमेन चिल्ड्रन के लिए रिजर्व किए गए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्पेशल प्रोविजन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST कम्युनिटी के लिए, जो भी प्राइवेट एडेड अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रिगार्डिंग पूरा हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में भी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन के प्रोविजन भी जो है उनको मिले। फिर 15 सब क्लॉज 6 को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था आप लोगों के साथ कि किस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की बात की गई, 10% सीट रिजर्व करने की बात की गई। 15 सब क्लॉज 6A में बोला कि क्लॉज 4 क्लॉज 5 जो 15 में है वो डिनाइड हो जाएंगे, बाकी EWS पूरा लिया जाएगा, उनके लिए EWS के लिए रिजर्वेशन होगा। बाकी 15 सब क्लॉज 4 और 15 सब क्लॉज 5 है ये जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज A से हटा दिए जाएंगे। क्यों हटा दिए जाएंगे? क्योंकि इसमें जो है OBC की बात है, SC ST की बात है, उनको भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो उनके लिए तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है ही, राइट। और 15 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज B में बोला है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन की बात है जो प्राइवेट फंडिंग लेते हैं एडेड या अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन है बात है वो भी हमने जो है यहाँ पर कर रखी है। सो इस तरीके से पूरा मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करा दिया है। सो अब आप इसका मुझे बताएंगे होमवर्क है और आप कंप्लीट नहीं करते होमवर्क, अच्छी बात नहीं है, राइट। आप लोग जरूर इसका आंसर लिखें क्योंकि देखो सीधी सी बात है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा निकलोगे और एग्जाम का फियर, एग्जाम का डर कहीं ना कहीं आप लोगों को कम हो जाएगा। सो आंसर राइटिंग मस्ट है, इसका आंसर आप जरूर लिखें। और मैं तो आप लोगों को कल बताऊंगा ही मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में फिर डिस्कस करूंगा, लाइव सेशन में भी डिस्कस करूंगा। तो जल्द से जल्द आप जो है इसका आंसर लिखें। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9340786461, इस पर भी आप लिख के मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सअप, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है आपके जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप 5 से 6 पॉइंट नोट करा के मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप लोगों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, राइट, जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़े। और आप लोगों के लिए तो मैं जी जान से लगाई हूँ, पूरा हम देख ही रहे हैं, आपकी पॉलिटी पूरा फ्री है। दिसंबर मंथ में पूरा एथिक्स फ्री हो जाएगा, ऐसे का कोर्स हम पूरा फ्री लाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी लाएंगे, और उसके बाद टाइम बचेगा तो अदर सब्जेक्ट, और फिर आपको प्रीलिम्स की मुझे तैयारी करवाना है, प्रीलिम्स की MCQ लाऊंगा मैं, राइट, रोज फिर जनवरी से। सो बहुत कुछ फ्री है, आप बस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों से मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहती है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और विल टेक केयर। इवनिंग में एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आर्टिकल 16 के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।